नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस अकेडमी बायोलिट अकेडमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। एक ही वीडियो में मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगी। दो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बट स्टिल थोड़ा सा डिटेल में हम इसे पढ़ते हैं। और इन वन अटेम्प्ट अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ही क्लियर हो जाएगा। All right, so let's get started. The name of our chapter is our environment. Our environment, what do you understand by environment? So environment क्या होता है? Environment basically अगर हम बात करें कि अपने आसपास ही अगर हम देखते हैं तो environment में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी जो क्या होंगी, जो लिविंग होंगी या कुछ नॉन लिविंग भी होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी लिविंग ही होंगी, कुछ नॉन लिविंग भी होंगी। तो हमारा एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है जितना भी लिविंग थिंग्स है और जितना नॉन लिविंग थिंग्स है अराउंड अस। ऑलराइट, और इसके अलावा क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस विद एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट एंड लैंड टू लिव ऑन। तो हमारे एनवायरनमेंट में एक्चुअली में आता क्या है? जितना भी लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी हमारे आसपास पाए जाते हैं वो सब हमारे आर एनवायरनमेंट में आते हैं। और इसके अलावा जो एयर हम सांस लेते हैं, पानी हम जो पीते हैं, खाना हम जो खाते हैं, और जिस जगह पे जिस धरती पे हम रहते हैं वो सब भी हमारे इस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ऑलराइट, सो आई होप इट इज क्लियर कि अगर हम आपसे मैं नहीं, कोई भी अगर आपसे पूछते कि एनवायरनमेंट क्या है, तो सिंपल एंड बहुत बेसिक आंसर है कि जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे आसपास वो हमारा एनवायरनमेंट है। इसमें आपका एयर भी आता है, वाटर भी आता है, फूड भी आता है, लैंड भी आता है। Alright, so now we will talk about type of environment. तो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है? एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, एक होता है मैन मेड एनवायरनमेंट। सो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका ऐसी चीजें आती है जो नेचर ने आपको बना के दी है, आपको ज्यादा उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एयर है, हमने नहीं बनाया। वाटर, सॉइल, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमने कुछ भी नहीं बनाया, ये नेचर ने हमें दिया है ना। हमें नेचर से ये सारी चीजें मिली हुई है। सो दिस इज नोन एज नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? हमने शहर बसाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, गाड़ियां बनाई हैं, इंडस्ट्रीज बनाए हैं, ये सब भी तो हमारे आसपास पाए जाते हैं, है ना, या हम इनमें रहते हैं। ठीक है, सो इट इज मैन मेड एनवायरनमेंट, ये इंसानों ने बनाया है। तो पहली स्लाइड में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है? सिंपल एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या होता है? लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिसमें आपका एयर भी आता है, वाटर भी आता है, फूड भी आता है, लैंड भी आता है। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स, एक तो नेचुरल होता है एंड द सेकेंड वन इज मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो हमें नेचर ने गिफ्ट कर दिया है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या होता है? मैन मेड एनवायरनमेंट जो हमने खुद से बनाया, सिटीज बनाई है, बिल्डिंग्स बनाए हैं, गाड़ियां बनाई हैं, इंडस्ट्रीज बनाए हैं, ये सब कुछ आपके मैन मेड एनवायरनमेंट में आता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोसिस्टम? ऑलराइट, सो इको जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, और इसको एक्चुअली में जो बोला जाता था दैट इज ओइकोस, विच मीन्स हाउस और हैबिटेट। ठीक है, तो इको क्या है? या तो हाउस है या हैबिटेट है। ठीक है, हाउस और हैबिटेट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग। ठीक है, दिस मीन्स दैट एन एनवायरमेंट इज अ प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स spend their entire lives obtaining their food, shelter and other necessary resources from their surrounding. That means कि इकोसिस्टम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी जिंदगी बिताता है। वहीं से उसे खाना मिलता है, वहीं से उसे शेल्टर मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, और वहीं से वो सब कुछ मिलता है जो उसके लिए नेसेसरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो इको मीन्स हाउस और हैबिटेट, एंड सिस्टम मीन्स सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ मिलके कंप्लीट यूनिट बनाती हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, और हर
जो पार्ट है वो परफॉर्म करता है अपना अपना एक फंक्शन, ठीक है। बहुत सारी चीजें मिलके एक चीज बनाती हैं, तो हर चीज का अपना अपना अलग फंक्शन है और वो एक साथ कंबाइन हो जाता है, दैट मीन्स सिस्टम। ऑलराइट, जैसे कि आप अगर देखो तो कंप्यूटर की ही बात लो, कंप्यूटर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये और कीबोर्ड है, ये सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, राइट। सबका काम अलग है, मॉनिटर का काम अलग है, सीपीयू का काम अलग है, कीबोर्ड का काम अलग है, लेकिन ये सब जब ऑल टुगेदर एक साथ आ जाते हैं तो ये एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आज मैं ठीक है बहुत बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट यस। सो सिमिलरली ऐसे ही हाउस या हैबिटेट, इसका एक सिस्टम होता है विच इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। सो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं नेचर में तो एक नेचुरल सिस्टम बन जाता है। क्लियर है यहां तक, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो अगर हम बेसिकली इकोसिस्टम की बात करें, एक डेफिनेशन की बात करें, तो इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग में रह रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये हिरन है, डियर है, फ्रॉग है, रैबिट है, ये सब एक एनवायरमेंट में रह रहे हैं, है ना। इसमें बहुत सारे लोग हैं, लिविंग भी हैं, और जो पेड़ पौधे हैं, जो ग्रास है, वाटर है, एयर है, सन है ना, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। सो इट इज फॉर्मिंग अ सिस्टम, एक सिस्टम बन रहा है ना। यहाँ पे एक सिस्टम आप बनते हुए देखोगे इन सब का। सो दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। एक सिस्टम है जो इंटरेक्शन होता है, जो भी इंटरेक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके आसपास के फिजिकल सराउंडिंग से होता है, दैट मीन्स नॉन लिविंग चीजों से जो उसका एक इंटरेक्शन होता है, दोनों का जो कहते हैं ना कि लिविंग है और नॉन लिविंग है, ये दोनों मिल के इकोसिस्टम बनाते हैं। सो लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सो इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इकोसिस्टम का है पॉन्ड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। भाई अगर हम एक्वेरियम की सिंपल बात करते हैं तो एक्वेरियम भी जब हम बनाते हैं तो एक्वेरियम में क्या होता है, वो सब कुछ बनाते हैं, जैसे कि उसमें पानी भी है, ठीक है, पानी है, उसमें प्लांट्स भी बनाए, उसमें प्लांट्स भी हम लगाएंगे, उसमें स्टोन भी लगाएंगे, है ना। ऐसे ही तो होता है। अगर आप पॉन्ड की बात करें तो मछली कैसे रहती है पॉन्ड में, जमीन होगा, सॉइल होगी, है ना, फिर पानी होगा, उसके अलावा उसमें कुछ प्लांट्स भी होंगे और वो मछली उसमें तैर रही होगी, ऐसे ही तो कुछ होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हम एक्वेरियम भी बनाते हैं, तो एक्वेरियम हमने खुद से बनाया है, दिस इज नॉट नेचुरल। एक्वेरियम नेचुरली इकोसिस्टम नहीं होता है, ये हम बनाते हैं उसे। लेकिन पॉन्ड क्या है, पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम है। पॉन्ड में बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे मतलब कहते हैं ना, मछलियां भी होती हैं अलग अलग तरीके की, तो उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं और नॉन लिविंग हैं, जैसे सॉइल हो गया, जैसे वाटर हो गया, जैसे एयर हो गया, तो ये सब कुछ उसमें नॉन लिविंग भी है। आई होप आपको इकोसिस्टम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। जब लिविंग, बहुत बेसिक है, जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। ऑलराइट, ओके, नाउ moving to the next part. So बायोटिक कंपोनेंट्स, मैंने आपको बताया बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स हमेशा लिविंग थिंग्स होती हैं। तो जितना भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो क्या कहलाएंगे, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। वो क्या होंगे, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमने थोड़ा थोड़ा कैटेगराइज कर रखा है और दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर और तीसरा होता है डिकम्पोजर, ठीक है। 3 होते हैं। डिकम्पोजर आगे वाली स्लाइड में, आई लेट यू नो। सो पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की।
प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि भाई अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स। ये खाना बना रहे हैं और ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं? सनलाइट और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स ही तो करते हैं ना, सनलाइट को यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट, एल्गी। ठीक है, अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं? तो अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स भाई खुद तो बना नहीं सकते, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। तो हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं भैया हम तो खाना बना नहीं सकते, अब खाना जो आपने बनाया है वो हमें दे दीजिए, तो हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, वही खाएंगे, है ना। आलसी हैं कंज्यूमर्स। तो ये क्या करते हैं कंज्यूमर्स? ये डिपेंड होते हैं खाने के लिए किसी और पे। अब कंज्यूमर भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कंज्यूमर, पहला पार्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा पार्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा पार्ट है टर्शरी कंज्यूमर, एंड देन वी हैव ओमनिवोरस। ठीक है, सो प्लांट क्या है? अपना खाना खुद बना रहा है। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है। अब ये बेचारे दोनों, ये अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते ना, तो ये क्या करते हैं? ये इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये क्या है? ये है कंज्यूमर्स। ये कंज्यूम करते हैं खाना इस प्रोड्यूसर से, कहते हैं भैया दे दो हमें खाना, खाना नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर्स भी कई तरीके के होते हैं। सॉरी, नॉट प्रोड्यूसर्स, आई एम सो सॉरी, कंज्यूमर्स। ठीक है, सो लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट it. Yes. So now I am talking about consumers. अब consumers भी कई तरीके के होते हैं। प्रोड्यूसर्स तो ये हैं बेचारे, इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर जैसे ये हम फ्रॉग को ले लें, ठीक है, या अगर फ्रॉग नहीं भी है तो यहाँ पे चलो एक इंसेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट ने क्या किया? इस पौधे को खाया। यहां तक क्लियर है? तो इंसेक्ट क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब इंसेक्ट को इस फ्रॉग ने खा लिया, लेकिन अगर इस पौधे को इस फ्रॉग ने खाया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। यानी कि पहला, देखिए ऐसे होता है, ये है प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, इसको खाया किसने? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। अब फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। ठीक है, सो ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है। इंसेक्ट ने पहले प्रोड्यूसर से खाना लिया, इट मीन्स कि ये क्या है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब इस इंसेक्ट ने खाना खा लिया, अब फ्रॉग बोला आ जा बेटा, अब तू मेरे पास, तूने खाना खा लिया, अब मुझे तुझे खाना है। तो फ्रॉग के पास आ गया, फ्रॉग ने खा लिया इंसेक्ट को, फ्रॉग क्या हो गया? यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इज दैट क्लियर? अब फ्रॉग ने भी खा लिया वही खाना, अब तो स्नेक की बात बनती है। तो स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, अब फ्रॉग क्या हो, सॉरी स्नेक क्या हो गया? स्नेक हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। यहां तक क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? अभी हम डिकम्पोजर्स की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स भाई खुद खाना बना रहे हैं, प्रोड्यूसर को जो खा रहा है वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, अब जो कंज्यूमर होता है वो भी कई तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फूड। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर का खाना खाएगा, जो प्रोड्यूसर ने खाना बनाया वो खा लेगा, जैसे कि यहाँ पे इंसेक्ट है। ठीक है, अब इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने,
फ्रॉग को खाया स्नेक ने। तो इंसेक्ट यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फ्रॉग यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और स्नेक जो हो गया वो हो गया टर्शरी कंज्यूमर। यहां तक क्लियर है? ओके। ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस कहता है कि भाई मैं इतना बढ़िया हूं कि मुझे मेरे साथ कोई चक्कर ही नहीं है, मैं प्लांट भी खा सकता हूं और मैं एनिमल्स भी खा सकता हूं। जैसे कि हम हमेशा प्लांट्स ही नहीं खाते, कभी कभी हम एनिमल्स भी खाते, हम दोनों भी खा सकते है कि नहीं? तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? सॉरी, प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे डियर और रैबिट हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गया? फ्रॉग, स्मॉल फिश हो गई। टर्शरी स्नेक या ईगल हो गया जो इन सबको खा लेगा। ओमनीवोरस कहता है कि मैं प्लांट और एनिमल सबको खा सकता हूँ, दोनों को खा सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब ये जो ह्यूमन है ये सब खा सकता है, प्लांट भी खाता है, एनिमल भी खाता है। क्रो भी ऐसा ही है। क्रो क्या है? क्रो भी ऐसा ही है। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं हर्बीवोर की। किसकी बात करते हैं? हर्बीवोर की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो प्रोड्यूसर्स है ये तो प्लांट, इनको हम समझते हैं ना कि ये प्लांट ही होंगे या एल्गी होगा, ठीक है? तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो इनको खाएगा, प्लांट्स को खाएगा, तो ये क्या होता है? ये हर्बीवोर हो जाता है, राइट? अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेगा? वो हर्बीवोर को खा लेगा। हर्बीवोर को खा लिया, अब ये क्या हो गया? हर्बीवोर को खा लिया तो ये कार्निवोर हो गया ना। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? कार्निवोर हो गया भाई, क्योंकि ये तो एनिमल खा रहा है ना। तो ये हर्बीवोर को कौन खाता? सॉरी, इस कार्निवोर को कौन खाता है? टर्शरी कंज्यूमर खा लेता है। टर्शरी कंज्यूमर जो कार्निवोर को खा लेता है तो ये क्या है? ये टॉप कार्निवोर्स है ना, ये खा लेता है भाई, कार्निवोर को भी खा लेगा। क्या हो रहा है यार ये? एक सेकेंड, मैं एक इरेजर निकाल रही हूँ और वो इरेजर नहीं आ रहा भाई। इस पेन को चलाने में मुझे कितनी दिक्कतें हैं। ओके, आई होप नाउ इट विल वर्क। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हर्बीवोर पढ़ लेते हैं। हर्बीवोर क्या होता है? तो हर्बीवोर एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, जैसे लीव्स हो गया, ग्रास हो गया, फ्रूट्स, रूट, सीड्स और बार्क, ठीक है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, यानी कि प्रोड्यूसर पे। अब हर्बीवोर का मतलब क्या होता है? हर्बा मीन्स ग्रास होता है, वोर मीन्स टू ईट होता है। सो हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। सो नाउ कार्निवोर की बात करते हैं। कार्निवोर क्या होता है? कार्निवोर नाम से ही आप समझ लो, मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है? सो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्बीवोर पे डिपेंड होते हैं या अदर एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, ठीक है? कार्निवोर्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। भाई ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है? सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? हर्बीवोर को खाते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ? हर्बीवोर्स हुए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोर, ठीक है? हर्बीवोर से। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर इज कार्निवोर्स। जो इस हर्बीवोर को खाएगा भाई वही कार्निवोर है ना? सो ये कार्निवोर है। और टर्शरी कंज्यूमर, अब इसको भी अगर किसी ने खा लिया ना वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। ऑल राइट, सो डिपेंडिंग ऑन देयर फूड पोजिशन इन द फूड चेन डिपेंड करता है। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि अगर सपोज करिए ये प्लांट है, प्लांट को जैसे मैंने बताया कि किसने खाया? इंसेक्ट ने खाया। इंसेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? हर्बीवोर हो गया, ठीक है? इंसेक्ट हर्बीवोर हो गया। इंसेक्ट को किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग इज व्हाट? प्राइमरी कंज्यूमर। यहां तक क्लियर है? फ्रॉग को किसने खाया? फ्रॉग को खाया स्नेक ने, ठीक है? स्नेक ने खा लिया। स्नेक क्या हो गया यहाँ पे?
स्नेक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। स्नेक को हॉक ने खा लिया, हॉक यहाँ पे क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है या टॉप कार्निवोर है। यहां तक क्लियर है? ऑलराइट। सो कार्निवोर वर्ड लैटिन वर्ड है, कार्न मीन्स फ्लेश और मीट एंड वोर मीन्स टू ईट, सो फ्लेश ईटर्स आर कार्निवोर। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स की अगर हम बात करें तो ओमनिवोर्स हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी क्या होते हैं भाई? सब खा लेते हैं, प्लांट भी खा रहे हैं, एनिमल भी खा रहे हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स पे भी मतलब प्लांट्स भी खा रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट भी खा रहे हैं डायरेक्टली, तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, और ये एनिमल भी खा रहे हैं, सो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऑलराइट, आई होप यहां तक मैं क्लियर हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, ओमनी मीन्स ऑल, वोर मीन्स टू ईट, ऑल ईटर्स। आई होप इतना क्लियर है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डीकम्पोजर। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी, सेकेंड हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर्स, और थर्ड क्या है? डीकम्पोजर। तो हमने प्रोड्यूसर पढ़ लिया, कंज्यूमर पढ़ लिया, कंज्यूमर में प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, टर्शरी आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे डीकम्पोजर की। तो डीकम्पोजर हमेशा डेड एंड डिके जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इन पे डिपेंडेंट होते हैं। ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनको सड़ा गला के इनका रिसाइकल कर देंगे और जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस सॉइल में चला जाएगा। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर साफ सफाई कर देते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना भी सड़ा गला मटेरियल है ना, ये उनको ब्रेक डाउन कर देंगे और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिसाइकलिंग कर देंगे उसको, ऐसे ही जो उसके सिंपलर सब्सटेंसेस वो कन्वर्ट कर देते हैं, वो वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं और बाकी जो बचा न्यूट्रिएंट है, जो कुछ भी बचता है, वो सॉइल में वापस चला जाता है, एक तरीके से रिसाइकल हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एन एग्जाम्पल। अब वी विल टॉक अबाउट ए बायोटिक कंपोनेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं भाई? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं इंपैक्ट करती, केमिकल चीजें भी इफेक्ट करती हैं, राइट। तो दीज आर फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स लिविंग थिंग्स। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। कोल्ड ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है, बुखार हो जाए दैट इज गुड, लेकिन कोल्ड नहीं होना चाहिए भाई, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबको पता है। ठीक है, एयर, एयर क्या करता है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर एयर्स, ये गैसेस प्रोवाइड करती हैं, है ना। एयर में ही तो ये सारी गैसेस हैं। सो क्या है ये? एयर। तीसरा फैक्टर है वाटर, जो कि सभी के लिए बहुत जरूरी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सॉइल क्या करता है? प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को। किसे देता है? प्लांट्स को देता है। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपैक्ट करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है ग्रोथ पे और सर्वाइवल पे। ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स बहुत जरूरी है भाई, हमारे शरीर में जितनी भी तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है?
अगर हम बात करें फूड चेन की, तो फूड चेन होता है एक सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तीसरा चौथे को खा रहा है, और इस तरीके से एनर्जी कहाँ से फ्लो कर रही है? सन से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में, राइट? सो इन सिंपल वर्ड्स, कौन किसे खा रहा है इकोसिस्टम में? हु ईट्स whom? I hope I'm clear till now. चलिए शुरू करते हैं इसको समझना कि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे फूड चेन है। फूड चेन का कहने का मतलब है कि भाई देखो, सबसे पहली चीज ये सन है, ठीक है? यहां से एनर्जी किसे मिल रही है? प्लांट्स को। प्लांट्स को मिल रही है, तो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। यहां तक क्लियर है? अब इस प्लांट से किसके पास एनर्जी जा रही है? कंज्यूमर्स के पास, है ना? तो कंज्यूमर कौन हो सकता है? इंसेक्ट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। ये क्या है? कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है। इंसेक्ट्स के बाद किसके पास गया? फ्रॉग के पास गया, ठीक है? फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। फ्रॉग से कहा गया? स्नेक के पास गया। स्नेक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है? अब स्नेक से कहा गया? स्नेक के पास से गया हॉक के पास। हॉक टॉप कार्निवोर हो गया, ठीक है? या फिर टॉप कंज्यूमर हो गया, ये इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब हॉक के बाद ये हॉक जब मर गया, तो इसके बाद क्या हो गया? डिकम्पोजर्स की कहानी शुरू हो जाती है। भाई डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? ये इसको, इसकी बॉडी को सड़ा गला देंगे। उसके बाद जो कुछ भी मिनरल है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा, जो इन्हें चाहिए वो इन्हें मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? भाई जो कुछ भी तुमने, जो कुछ भी प्लांट ने सॉइल से लिया है ना, वो सब कुछ वापस यहाँ पे हो जाता है। समझ में आई बात? तो कहते नहीं है कि जो प्रकृति ने आपको दिया है वो प्रकृति को आप वापस करेंगे, तो सेम चीज यहाँ पे है। जो भी नेचर ने आपको दिया है, आप नेचर को वापस करके जाएंगे यहाँ से। सो डिकम्पोजर भी यही काम करते हैं। डिकम्पोजर सड़ा गला जो कुछ भी होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, साफ सफाई कर देंगे, जो मिनरल है वो वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे कहानी क्या है? एक चेन बन रही है। अब जो मिनरल डिकम्पोजर्स सॉइल के पास जा रहा है, जो सॉइल के पास जो भी मिनरल्स जा रहा है, वो कौन यूज करेगा? वो यूज करेगा ये प्लांट, है कि नहीं? ये प्लांट यूज करेगा, फिर इस प्लांट को इंसेक्ट खाएगा। इस तरीके से ये चेन चल रही है, विच इज नोन एज फूड चेन। यहां तक समझ में आ गया किस तरीके से फूड चेन चलती है? अब यहाँ पे देखिए, ग्रास है, वही चीज बताइए जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया क्योंकि इसने ग्रास हॉपर को खा लिया, और फ्रॉग को स्नेक ने खाया, टर्शरी कंज्यूमर हो गया। फिर स्नेक को ईगल ने खा लिया जो कि क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, यानी कि टॉप प्रेडेटर है, टॉप कार्निवोर है कि नहीं? तो उसके बाद कहाँ गया ये एनर्जी वापस कहाँ चली गई? डिकम्पोजर के पास चली गई। डिकम्पोजर क्या करेगा? डिकम्पोजर वापस इस जो मिनरल है उसे सॉइल में डालेगा, और सॉइल से कौन यूज करेगा वापस? ये प्रोड्यूसर यूज करेगा। यहां तक क्लियर है? अब ऐसे ही दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जीब्रा है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास प्रोड्यूसर है। ग्रास को किसने खाया? जीब्रा ने खाया। जीब्रा को किसने खाया? लायन ने खाया। लायन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। लायन को किसने खा लिया? चलो वल्चर ने खा लिया। क्वार्टरनरी कंज्यूमर यानी टॉप प्रेडेटर है ये, सबसे लास्ट। इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद आता है डिकम्पोजर का नंबर, ठीक है? फिर ये मिनरल वापस गया ग्रास प्लांट के पास, और इस मिनरल को प्लांट ने यूज किया, ठीक है? और ये प्रोड्यूसर बैठ गया।
सेम, ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को ईगल ने खा लिया, तो ईगल यहाँ पे क्वाटरनरी कंज्यूमर है यानी टॉप प्रेडेटर है। वापस ये जाएगा किसके पास? डीकंपोजर के पास। डीकंपोजर क्या करेगा? वापस से मिनरल किसको दे देगा? सॉइल को। सॉइल से प्लांट के पास चला जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो यही एक फूड चेन है, एक तरीके से एक चेन चली जा रही है, एक चेन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये चेन जिस दिन टूट जाएगी ना, उस दिन कहानी खत्म हो जाती है। ये चेन का चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पॉन्ड इकोसिस्टम एक बार देख लेते हैं, पॉन्ड में कैसे इकोसिस्टम चलता है, पॉन्ड में कैसे फूड चेन चलती है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। उनको कौन खाते हैं? जू प्लैंक्टन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश खा रही है। स्मॉल फिश इज सेकेंडरी कंज्यूमर। स्मॉल फिश को कौन खा रहा है? बिग फिश खा रही है, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गए। बिग फिश को किंगफिशर खा रहा है, किंगफिशर इज व्हाट? टॉप प्रेडेटर। तो पॉन्ड में इस तरीके से चलता रहता है। फिर यहां पे भी डिकम्पोजर का रोल होगा, फिर डिकम्पोजर से वापस फाइटोप्लैंक्टन में जाएगी चीजें। ऑलराइट। ओह माय गॉड, ऑलराइट। सो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है मुझे, बट स्टिल आई वांटेड टू कंप्लीट इट, इसलिए मैंने ये कंप्लीट करने की सोची। यहाँ पे रिवर इकोसिस्टम देख लेते हैं। एल्गी प्रोड्यूसर है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एल्गी को खा रहे हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। स्मॉल फिश सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए क्योंकि उन्होंने एक्वेटिक इंसेक्ट्स को खाया। फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश खा रही है, ये टर्शरी कंज्यूमर है। लार्ज फिश को कौन खा रहा है? ऑटर। ऑटर क्या होता है? ऑटर, कोई बता दे मुझे ऑटर क्या होता है? ऑटर इज ऊद बिलाव, हम जैसे कहते हैं ना ऊद बिलाव। तो ऑटर यहाँ पे टॉप प्रेडेटर है क्योंकि ये लार्ज फिश को खा रहा है, ठीक है। ओशन में किस तरीके से इकोसिस्टम चलता है? फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स हो गए, जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर है। देन जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खा रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। स्मॉल फिश को कौन खा रहा है? टूना फिश खा रही है, टूना खा रही है तो टर्शरी कंज्यूमर हो गए। टूना को कौन खा रहा है? शार्क खा ले रहा है भाई, तो ये टॉप प्रेडेटर हो गए। सी शोर में यानी इंटरटाइडल जोन में कैसे चलता है इकोसिस्टम, ये भी देख लेते हैं। सीवीड प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसमें कौन खा रहा है? स्नेल खा रहा है, स्नेल प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। स्नेल को क्रैब खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सी गुल जो है वो टॉप प्रेडेटर है। सो ये कौन है भाई? ये महानुभाव है सी गुल, ठीक है, और ये है ऑटर ऊद बिलाव जी। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट, फूड वेब। फूड वेब क्या होता है भाई? किसी को कोई आइडिया फूड वेब क्या होता है? अगर आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ फूड वेब क्या होता है। फूड वेब एक जाल है, ठीक है, एक ऐसा जाल है जो बहुत जरूरी है। अगर जैसे हमने अभी तक पढ़ा ना, फूड चेन चलती है, तो फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है, विच इज नोन एज फूड वेब। यहां तक क्लियर है कि किस तरीके से कौन किसे खा रहा है और किस तरीके से एनर्जी या न्यूट्रिएंट का फ्लो हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दैट इज फूड वेब, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट वही है फूड वेब में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। हाँ, इसको इतना मुश्किल ना करते हुए हम समझते हैं कि क्या होता है। अब देखिए कंपोनेंट वही है, सेम, प्रोड्यूसर हो गया, ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर हो गए, हेट्रोट्रॉफ और डिकम्पोजर हो गया, ठीक है। तो फूड वेब कैसे काम करता है, अब देखिए एक एग्जांपल है। सन की लाइटली प्रोड्यूसर्स ने, ग्रास ने क्या किया? ग्रास को किसने खाया? रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया,
एक फूड चेन हो गई यहाँ पे, ये पहली फूड चेन है। ठीक है, अब देखिए इसी ग्रास को डियर ने भी खाया और डियर को टाइगर ने खा लिया, ये दूसरी फूड चेन है। ठीक है, अब इसी ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, फिर स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया, ये तीसरी फूड चेन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस ग्रास को तीन अलग अलग लोगों ने खाया। पहला रैबिट ने खाया, दूसरा डियर ने खाया और तीसरा किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग जो फूड साइकिल चल रही है, ठीक है, ये फूड साइकिल ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती है, तो ये कहलाती है फूड वेब, यानी कि बहुत सारे फूड चेन का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने तीन फूड चेन देखी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो टॉप कार्निवोर है, जब जैसे यहाँ पे ईगल है, यहाँ पे टॉप कार्निवोर ईगल है, यहाँ पे टाइगर हो गया, यहाँ पे फॉक्स हो गया, तो ये अगर इनको किसी और ने खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो कौन अब पिक्चर में आएगा? अब आएंगे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करेंगे? डिकम्पोजर इनको सड़ा गला देंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट है वापस सॉइल में डाल देंगे। ठीक है, तो जितना भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो इवेंचुअली गेट डिकम्पोज्ड। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है? इम्पोर्टेंस यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसमें देखें तो भाई प्लांट को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, प्लांट को बटरफ्लाई भी खा रही है, और इसका जो फ्रूट है उसे फ्रूट फ्लाई भी खा रही है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा रहा है। अगर मान लो फ्रॉग ना हो तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रास हॉपर को कोई खाएगा नहीं, है कि नहीं? तो कौन खाएगा ग्रास हॉपर को? ग्रास हॉपर को फिर रैट खाएगा, है ना? ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? रैट खाएगा। अब रैट को कौन खा सकता है? ईगल भी खा सकती है, रैट को स्नेक भी खा सकता है, पाइथन भी खा सकता है। हालत हो गई है खराब, कितना टीयर्स निकल रहे हैं ना। सो पाइथन भी खा सकता है, और कौन खा सकता है? इसे हॉग भी खा सकता है, इसको वुल्फ भी खा सकता है। तो एक ही चीज को कई सारे लोग खा सकते हैं, ये होता है फूड वेब। अलग अलग, एक तो देखिए ये वाली साइकिल है, ठीक है, एक ये वाली साइकिल है, एक ये वाली साइकिल है, एक ये वाली साइकिल है, लेकिन सारी साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया तो वुल्फ नहीं खाएगा, तो अब कोई फ्रॉग को खाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इस फ्रॉग को पाइथन भी खा सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये बटरफ्लाई है, ये फ्रूट फ्लाई है, अगर इसको थ्रश ने नहीं खाया या इसको ड्रैगन फ्लाई ने नहीं खाया तो ऐसा तो है नहीं कोई खाएगा नहीं, इसको फ्रॉग भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है कि नहीं? इसको ड्रैगन फ्लाई भी खा सकती है। तो कुल मिला के ये फूड चेन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस कुछ ऐसे होगा कि ये एक दूसरे पे जो स्पीशीज है वो इकोसिस्टम में इंटरडिपेंडेंस शो करते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है भाई खाने के लिए। ठीक है, और एनर्जी फ्लो भी होता रहता है। एनर्जी फ्लो किस तरह से हो रहा है ये भी हम इससे समझ सकते हैं फूड वेब से। इसके अलावा कि इन्हें हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई अगर किसी स्पीशीज को अगर हमने रिमूव कर दिया फूड वेब से, है ना, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर उसको ऐड कर दिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और एक तरीके से जो बैलेंस है इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बना के रखता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फूड वेब आप लोग को समझ में आ गया? आई डोंट थिंक कि फूड वेब में किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो
अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम है, बट यस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक विच इज ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल एक स्टेप है, एक पोजीशन है फूड चेन की या फूड वेब की दैट शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम। यहां तक समझ में आया कि ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा पोजीशन है फूड चेन में या फूड वेब में जो ये दिखाता है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स किस तरह से इकोसिस्टम में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ट्रॉफिक लेवल है वो किस तरीके से होता है। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यूजुअली ग्रीन प्लांट एल्गी है जो अपना खाना खुद बना रहे। इट मींस इट इज अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, भाई प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर होते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था, डियर या ग्रास हॉपर। तो ये क्या है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? ये कार्निवोर होते हैं जो हर्बीवोर को खाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? वो भी कार्निवोर होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। क्वार्टरनरी या टॉप प्रेडेटर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? अगर ये है तो ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल होगा। ठीक है, ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं जो टर्शरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, जैसे ईगल है, जैसे शार्क है। ठीक है, अब डिकम्पोजर का काम क्या होता है? यहाँ पे अगर कोई भी मर गया, सपोज करो यहाँ पे डियर या ग्रास हॉपर दोनों में से कोई एक मर गया या ग्रास हॉपर मर गया, तो यहाँ पे जब ग्रास हॉपर मर गया तो ये डेड हो गया अगर, तो कौन एक्शन में आएगा? डिकम्पोजर आएंगे। कौन जो ये सड़ा गला उसका बॉडी पड़ा होगा उसको कौन साफ करेगा? तो साफ करने वाले हैं हमारे डिकम्पोजर। ठीक है, यहाँ पे अगर स्मॉल फिश मर गई तो कौन खाएगा इसे? कैसे इसके बाद कौन आएगा? क्योंकि फिश, स्मॉल फिश तो खत्म हो गई, तो यहाँ पे इसका जो साइकिल है वो फूड चेन वो यहाँ पे खत्म हो जाता है स्मॉल फिश का। ठीक है, तो इस स्मॉल फिश को कौन खाएगा? ये अगर डेड हो गई तो इसको भी डिकम्पोजर खाएगा। यहाँ पे स्नेक है, डेड हो गया तो कौन खाएगा? ये भी डिकम्पोजर इसका यूज करेगा, है ना। इसको और क्या करेगा? सिंपलर सब्सटेंसेस में इसे तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा इसका। सेम अगर शार्क मर गई या ईगल मर गया तो उसका भी ब्रेक डाउन होगा डिकम्पोजर्स के थ्रू। तो डिकम्पोजर्स ऐसे होते हैं भाई जो किसी भी लेवल पे एक्ट करते हैं, किसी भी लेवल पे वो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्रेक डाउन करना डेड ऑर्गेनिज्म का और रिसाइकल करना, जो न्यूट्रिएंट्स है उनको वापस इकोसिस्टम में रिसाइकल कर देता है, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, अब एक चीज समझो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ ले लो। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे आपका जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज होगी। ये मैं आप लोग को अभी बताऊंगी, बट फिलहाल आप यहां तक समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, so trophic levels are a way to organize organisms by their feeding role, not by species. तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल का काम क्या होता है भैया कि जिस तरीके से आपका फीडिंग रोल है उस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको स्पीशीज वाइज नहीं ऑर्गेनाइजेशन हो रही है आपकी, आपके जो फीडिंग रोल है, किस तरीके से आप अपना फीड ले रहे हैं, किस तरीके से आप खाना खा रहे हैं, किस तरीके से आप किसे खा रहे हैं, हु ईट्स होम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आप किस तरीके से आपके लाइफ साइकिल में किस तरीके से चल रहा है वो देखेंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से उसका फीडिंग रोल है, किस तरीके से वो खाना खा रहा है, किसको खा रहा है, ये बहुत मैटर करता है ट्रॉफिक लेवल में। नाउ
इफेक्ट ऑफ मैन एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम। बहुत इजी है भाई। सबसे पहला और मेन चीज होता है डिफॉरेस्टेशन। अब हम इतने अक्लमंद हैं ना कि आप समझिए हम इतने अच्छे अच्छे काम कर देंगे कि हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाए। हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई हमारा इकोसिस्टम भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन में हम कहते हैं भाई हम तो खूब फर्नीचर बनवाएंगे, जितना लकड़ी यूज कर सकते ना उतना लकड़ी यूज करेंगे, पेड़ काट डालेंगे, सिटी बना देंगे, है ना, जंगल काट देंगे, खेती करेंगे वहां पे। तो हम पेड़ काटे जा रहे हैं। अब जब हम पेड़ काट देंगे तो भाई एनिमल्स कहाँ रहेंगे? ये तो हमने सोचा नहीं। जब एनिमल्स को रहने की जगह ही नहीं रहेगी या एनिमल्स के लिए प्रॉपर हैबिटेट नहीं होगा तो वो एनिमल तो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। पेड़ काट दिए तो अब ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा? अब तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा तो भाई क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर हम चिल्लाएंगे कि भाई अब तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो पहले हम पेड़ भी तो नहीं काटते थे, है कि नहीं? सॉइल इरोजन क्या होता है? पेड़ काट दिए तो जब बारिश हुई तो जो सॉइल है, वो जो फर्टाइल सॉइल है वो बह के चली गई। तो फर्टिलिटी खत्म हो रही है धीरे धीरे सॉइल की, है ना। जब पेड़ रहते हैं, फॉरेस्ट रहता है, तो बाइंडिंग रहती है, इतना सॉइल इरोजन नहीं होता है ना। तो जब इतना सॉइल इरोजन नहीं होगा तो भाई सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है, वो बह के कहीं और नहीं चली जाएगी, वो फर्टिलिटी रहेगी वहां पे। अब जितना सॉइल इरोजन हो रहा है तो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। दूसरी चीज, पोल्यूशन। ये भी हमारे द्वारा दिया हुआ एक बहुत बढ़िया चीज है जो हमने इकोसिस्टम में दिया है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है ना। एयर पोल्यूशन कर रहे हैं भाई, कैसे? स्मोक, पटाखे जला लिए, दिवाली पे पटाखे जला लिए, अब पता नहीं है कि अब क्या होगा, अब सांस लेने में आफत है। तो यहाँ पे हमने गाड़ी खरीद ली ढेर सारी। अब पहले क्या होता था कि पहले लोग ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। अब घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो चारों के पास अगर गाड़ी नहीं है तो भाई ये तो स्टेटस खराब हो गया। तो अब क्या करेंगे? एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, जितना गाड़ी चलाएंगे उतना एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ही नहीं होगी, जो जानवर है बेचारे जिन्होंने गाड़ी नहीं चलाई ना, उनको भी हो रही है। तो हमने उनके लिए भी हम तो गए और आपको भी ले डूबे, है ना, वही वाला हाल हो गया। अब एसिड रेन होगा, एयर पोल्यूशन होगा भाई, तो एसिड अगर ऊपर गया तो वो वापस भी आएगा, एसिड रेन होगा। अब एसिड रेन हुआ तो क्या हो गया? डैमेज हो गया प्लांट्स को और सॉइल को। ठीक है। दूसरी चीज, हमने इंडस्ट्रीज मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई, फैक्ट्रीज बन गई, लेकिन ये दिमाग में नहीं आया कि जो वेस्ट है वो हम कहाँ ले जाके फेंक रहे हैं? वो हम पानी में फेंक रहे हैं। अपनी लाइफ में मैं पहली बार मथुरा गई, ठीक है। जब मैं मथुरा गई तो मैं बहुत अच्छी उम्मीद लेके गई थी कि भाई यमुना नदी है, यमुना नदी है, यमुना नदी के दर्शन करेंगे। अब जब मैं वहां पे गई घाट पे, तो वहां देख रही हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे बर्तन धो के किसी ने ढेर सारे बर्तन धुले हों और झाग वहीं छोड़ दिया हो, है ना। तो वहां पे इतना फोम क्रिएट हो रखा था, इतना फोम था वहां पे कि आप ये समझ लीजिए कि ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, एक्सक्यूज मी, स्नीजिंग होने का भी मन, मतलब स्नीजिंग आ भी रही है और नहीं भी हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सो नाउ, अब क्या हुआ कि हम गए वहां पे, और वहां पे जाने के बाद ऐसा लगा कि भाई बर्तन धो लिए, इतना सारा बर्तन धोया, बहुत ज्यादा फोम इकट्ठा हो गया। ठीक है, हमने सोचा था बड़ी साफ सुथरी नदी होगी,
अब जब वहां वहां देखा तो सारे अरमान मर गए मेरे यमुना जी को देखने के, है कि नहीं? अब आप ये सोचिए कि इतनी पवित्र नदियां हैं हमारी, इतनी अच्छी नदियां हैं, उनमें हम इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे हैं, सीवेज डाल रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि चलो हम नहीं रहने आ रहे हैं उसमें, लेकिन जो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है वो भी बेचारे मर जाएंगे। और अगर हमें गलती से भी पीना पड़ जाए तो क्या होगा? हम भी मरेंगे, है कि नहीं? तो वाटर पोल्यूशन एक पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है। सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स केमिकल यूज कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी हम रिड्यूस किए जा रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम हार्म किए जा रहे हैं जो सॉइल में रह रहे हैं, तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नॉइज पोल्यूशन, बुलेट लेके चले हैं, आवाज किए जा रहे हैं, आवाज किए जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई इतनी तेज तेज आवाज हो रही है और कितना नॉइज हो रहा है। जरूरी है अगर उसमें आवाज ना आए, सपोज करिए कि अगर बुलेट में आवाज ना आए तो क्या बिगड़ जाएगा? आप चल नहीं पाएंगे। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि मतलब किस गधे ने बनाया इस बुलेट को, सॉरी टू से लाइक दैट, बट यस, इतना नॉइज। भाई आप जा रहे हो और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही करते हुए जा रहे हो आप, है ना? इतना नॉइज क्यों करना है भाई? इतनी गाड़ियां चल रही हैं, उनके नॉइज क्या कम है? इतनी तेज तेज म्यूजिक चला रहे हैं, इतनी तेज तेज डीजे चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, लाउड स्पीकर लग गया, तो ये नॉइज पोल्यूशन है। ये डिस्टर्ब कर देता है एनिमल्स को, उनके बिहेवियर और कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देता है। तो नॉइज पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हमारे द्वारा किया गया एक बहुत महान कार्य है जो हमने किया, और ये सोचा नहीं कि ये किसी को नुकसान दे सकता है या हमारे ही इकोसिस्टम को नुकसान दे रहा है। नेक्स्ट है ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग। भाई एक्सेसिव हंटिंग हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है, इतना हंटिंग और इतना फिशिंग अगर आप करोगे तो क्या होगा? वो स्पीशीज कहाँ तक बेचारे आपका पेट भर पाएंगे? वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे ना तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, है कि नहीं? तो इकोसिस्टम खराब हो जाता है। इतना हंटिंग करने की क्या जरूरत है? ओवर फिशिंग करे जा रहे हैं, मछलियां ही मछलियां, मछलियां ही मछलियां, क्यों भाई? नेक्स्ट अर्बनाइजेशन। इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना ये सब बन रहा है ना, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये एक नेचुरल हैबिटेट खत्म करके हो रहा है, ठीक है? इकोसिस्टम टूट रहा है, एनिमल्स कैन नॉट माइग्रेट फ्रीली, कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा पा रहे, पोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, मतलब एक इंसान और वाइल्ड लाइफ में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? इतना ज्यादा आपने कंस्ट्रक्शन करना है, इतना रोड्स बन रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अच्छा भी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गलत है हमारे इकोसिस्टम को लेके। इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही है, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, लेकिन हर चीज का अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई भी है। अब इतनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगेंगी, टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, वाटर में जा रहे हैं, सॉइल में जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है? और कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल्स भी ऑल्टर हो रहे हैं, तो ये सब जो नेचुरल साइकिल्स हैं उन सब में भी ऑल्टरेशन हो रहा है, तो ये भी हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, मोनोकल्चर कर रहे हैं, ठीक है? ये सब क्या कर रहा है? पेस्टिसाइड्स किल कर देता है पेस्ट को, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है ना उनको भी मार देगा, ठीक है? फर्टिलाइजर्स क्या कर रहे हैं? वाटर बॉडीज, जब आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो वो आपके सॉइल को भी खराब कर रहा है, ठीक है? वो बह के पानी में भी जाएगा, जब वो पानी में जाएगा या किसी वाटर बॉडी में जाएगा उसमें भी
उसमें भी नुकसान ही देगा, अच्छा तो नहीं करेगा उसके साथ। मोनोकल्चर क्या करता है, मोनोकल्चर भी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कर सॉरी रिड्यूस करता है। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए कि अगर एक इकोसिस्टम में से लायन को हटा दिया जाए, टॉप प्रेडेटर है, ठीक है, क्या होगा, हर्बीवोर की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, हर्बीवोर बढ़ते जाएंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। जब किसी का भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए बहुत ज्यादा, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे हर्बीवोर का पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जब हर्बीवोर बढ़ेंगे तो क्या होगा भैया, पौधे ही खाएंगे, तो ओवरग्रेजिंग हो जाएगी प्लांट्स की। ओवरग्रेजिंग होगी तो छोटे छोटे जो जानवर हैं उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर क्या होगा, फिर लायन भाई और भी जो कार्निवोर है उनसे compete करते हैं, तो रिमूविंग lion may increase the population of these small predators initially, but eventually ecosystem may become unbalanced as there are less prey for them too. ठीक है, अब क्या होगा कि भाई जब कार्निवोर का जैसे लायन अगर मर गए, लायन नहीं है, तो बाकी जो कार्निवोर है, हाइना, लेपर्ड, इन सब में भी कंपटीशन होता था फूड का ना। तो एक अगर हट गया तो भी कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, फर्क होगा ना, तो ये भी इम्पैक्ट करेगा। लॉस ऑफ इकोसिस्टम बैलेंस, एक चीज चली गई तो जो हर्बीवोर का पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा था वो कैसे होगा, नहीं होगा। विदाउट लायंस क्या होगा, जितना भी इकोसिस्टम में हर्बीवोर्स है वो बढ़ जाएंगे, और जैसे मैंने बताया कि डिसबैलेंस हो जाएगा, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है ना उनके भी इकोसिस्टम, जो उनका हैबिटेट है वो भी इम्पैक्ट होगा, और अदर प्रेडेटर्स पे भी इम्पैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, वेजिटेशन में चेंजेस आ जाएंगे, सॉइल क्वालिटी में चेंजेस आ जाएंगे, और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं वो एक तरीके से पोटेंशियल कोलैप्स हो जाएगा, उनमें उनके पॉपुलेशन में बहुत कमी आ जाएगी। ठीक है, ये भी हो सकता है। देन अगर सारे डियर रिमूव कर दिए गए, आप सोचो क्या हो सकता है। तो ऐसे एनिमल्स जो डियर पे खाने के लिए रिलाई करते हैं, जैसे वुल्स हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, इनको फूड शॉर्टेज हो जाएगी। अब फूड शॉर्टेज हो गई तो खाना नहीं मिलेगा, तो बेचारे स्टारवेशन होगा, भूखे मरेंगे और खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या फिर वो किसी अदर प्रे का हंट करेंगे, है ना। अगर किसी अदर प्रे का हंट करेंगे तो उस स्पीशीज पे भी तो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि भैया अब तो अगर डियर नहीं है तो अब तो तुझे ही खाएंगे और तुझे ही ढूंढ ढूंढ के खाएंगे, तो वो बेचारा उसकी जान की आफत हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, डियर हर्बीवोर्स हैं तो ये प्लांट्स खाते हैं, अब प्लांट्स नहीं खाएंगे तो ग्रेजिंग कम होगी, प्लांट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे एरिया में बहुत ज्यादा जो प्लांट स्पीशीज हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगेंगे दूसरे स्पीशीज को, है कि नहीं। कोई चरने वाला ही नहीं होगा उनको, तो क्या होगा, वो बढ़ते जाएंगे, और जितने हैं जो दूसरे हैं उनको ओवर डोमिनेट कर देंगे। इफेक्ट ऑन अदर हर्बीवोर्स, रैबिट, गोट, इंसेक्ट, इनको फायदा होगा क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, रैबिट का, गोट का, इंसेक्ट्स का। लेकिन अगर इनका पॉपुलेशन इंपैक्ट हुआ तो प्लांट पे भी इंपैक्ट होगा, प्लांट्स अफेक्ट होंगे। भाई अगर ये बढ़ेंगे तो प्लांट ही खाएंगे ना, और क्या खाएंगे। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, प्रेडेटर दैट स्विच प्रे मे कॉज डिक्लाइन इन अदर हर्बीवोर्स। अब क्या होगा कि भाई जो दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं दैट स्विच प्रे, अगर सपोज करिए डियर नहीं है तो किसी और को खाएंगे, तो जिसको खाएंगे उसमें डिक्रीज होगा, उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी,
ओवरग्रोन हो जाएगा प्लांट, हैबिटेट कंडीशन, इंसेक्ट, बर्ड, स्मॉलर एनिमल्स, इन सबको इम्पैक्ट होगा। इकोसिस्टम बैलेंस जो होगा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत जरूरी है कि सभी का होना बहुत जरूरी है। अगर सपोज करिए प्रोड्यूसर्स ही हटा दिए तो क्या होगा? इमीडिएट इफेक्ट होगा हर्बीवोर्स पे, जो भैया खान जो पौधे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे और बहुत तेजी से उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। कार्निवोर्स ये डिपेंड करते हैं इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे ईट हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर चले गए तो भैया कार्निवोर का क्या होगा? वो भी नहीं खाना पाएंगे, वो भी मरेंगे। अब जब वो भी खाना नहीं पाएंगे, वो भी मर जाएंगे, तो क्या होगा? डिकम्पोजर्स भी क्या करेंगे? कुछ दिन तो बड़े मौज लेंगे क्योंकि सब मर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा? जब कोई बचेगा ही नहीं तो किसे खाएंगे? तो आउट ऑफ मटेरियल हो जाएंगे ना, किसको डिकम्पोज करेंगे? तो इन पे भी इम्पैक्ट होगा। तो एक तरीके से कंप्लीटली जो आपका फूड चेन है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट प्रोड्यूसर्स कैप्चर करेंगे, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर प्रोड्यूसर ही नहीं है तो कौन एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और कैसे एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर जाएगी? है ना? तो एक तरीके से इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, आपका फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा और बहुत सारे स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो प्रोड्यूसर्स तो फाउंडेशन है भाई, इनके बिना तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। इनके बिना किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, एक्सप्लेन हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर्स प्लांट, एल्गी, कुछ बैक्टीरिया है, ये एनर्जी कैप्चर करते हैं सन से, फोटोसिंथेसिस करते हैं, केमिकल एनर्जी में जो सन की एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं। अब ये एनर्जी इकोसिस्टम में एंटर हो जाती है इस लेवल पे। यहां तक क्लियर है? हर्बीवोर क्या करेंगे, यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करेंगे कि ये उस प्लांट को खाएंगे। ठीक है, प्लांट खाएंगे तो भाई उनकी एनर्जी ये कंज्यूम कर रहे हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर होते हैं, हर्बीवोर को खाएंगे तो उन्हें एनर्जी हर्बीवोर से मिल रही है। टर्शरी यानी जो टॉप कार्निवोर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे तो उनकी सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी इनको मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है। अब बात करते हैं डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर भी भाई क्या होगा कि जब सब मर जाएंगे तो ये ब्रेक डाउन करेंगे तो वही एनर्जी इनको मिलेगी। तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, यहां तक। अब एक बात आती है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है, ये सबको समझ में आया। ठीक है, लेकिन कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, और बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है एज ए हीट या मूवमेंट या ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। कितनी अलग बात हो गई कि भाई जितना हमने खाया उसका सिर्फ 10% हमें मिला, बाकी 90% लॉस हो गया। ठीक है, तो एनर्जी का जो फ्लो है ना वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। ठीक है, सो पहला प्रोड्यूसर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर डिकम्पोजर होगा। तो ये एक ही डायरेक्शन फ्लो करेगा, ये डिकम्पोजर से प्रोड्यूसर पे नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10% लॉ की। 10% लॉ कहता है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। सो 10% लॉ इकोलॉजी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता है जिससे कि एनर्जी किस तरह से फूड चेन में ट्रांसफर होती है। अब ये जो लॉ दिया था ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था 1942 में। ये कहता है 10% लॉ कि सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, और बाकी जो 90% है वो लॉस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में, या फिर मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है, मूवमेंट में, या वेस्ट हो जाती है वो। ठीक है, वाई ओनली 10%?
क्योंकि रेस्पिरेशन भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, उनको भी एनर्जी चाहिए। हीट लॉस भी हो रहा है, अनईटन पार्ट्स हैं, बोन्स, रूट, शेल, ये सब है। एक्सक्रीशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट जा रहा है, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। यहां तक क्लियर है? बाकी क्या होगा, वो लूज हो जाएगी। आप इमेजिन करिए एक सिंपल फूड चेन जिसमें ग्रास है, डियर है, लायन है। तो ग्रास से डियर में जो एनर्जी आई वो 10% आई, फिर डियर से लायन में जो आई वो भी 10% ही आई। ठीक है, और जितना एनर्जी लेवल, जितना आपका ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा, एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। यहां तक क्लियर है? अब जैसे इसमें देखिए ग्रास है, ग्रासेस प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स में 500 किलो जूल, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, इतनी एनर्जी थी। अब ग्रास को जब ग्रास हॉपर ने खाया तो ये 5000 किलो जूल से ये चली गई कहां तक, 500 किलो जूल। 10% ट्रांसफर हुई सेकेंड लेवल पे। फिर 500 किलो जूल से ये 50 किलो जूल ट्रांसफर हुई, ये भी 10% ट्रांसफर हुई थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, जब ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। अब फ्रॉग को स्नेक ने खाया तो ये कितना ट्रांसफर हुई, तो ये भी यहाँ पे 10% ही ट्रांसफर हुई, दैट इज 5 किलो जूल्स। ठीक है, ये कहाँ आई, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। यहां तक क्लियर है? तो कुल मिलाके 10% लॉ ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है एक फूड चेन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है, देन दैट इज 10% लॉ। ठीक है, अब बात आती है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन। कैसे एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है हार्मफुल केमिकल्स का फूड चेन में, तो क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अगर आप डेफिनेशन देखें बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि ग्रेजुअली बिल्डअप ऑफ अ केमिकल और टॉक्सिन इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। यहाँ पे क्या होगा बायो एक्यूमुलेशन में कि धीरे धीरे केमिकल या टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल ऑर्गन में धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का, ये आप जैसे ही फूड चेन में ऊपर जाते जाएंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर आपका कंज्यूमर हो गया, एंड देन आपका डिकम्पोजर हो गया, तो ये फूड चेन में ऊपर की तरफ मूव होते रहेंगे, ये इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, कैसे होता है, प्रोड्यूसर केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स जो है जितना भी आप पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स ये सब यूज कर रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी यूज कर रहे हैं, ये सॉइल या वाटर से एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर इनको खाएगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, यही खाएंगे प्रोड्यूसर को। तो हर्बीवोर जब इस प्लांट्स को खाते हैं तो यही केमिकल इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर जब इनको खाते हैं एक दूसरे को, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये केमिकल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से केमिकल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो जैसे ही आप ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाएंगे वैसे ही इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल डीडीटी पेस्टिसाइड है। ठीक है, एल्गी ने एब्जॉर्ब कर लिया डीडीटी को। ठीक है, अब ये डीडीटी आया कहां से, सपोज करिए कि हमारे पास फार्म है और उस फार्म में हमने डीडीटी का यूज किया। अब बारिश हुई और ये पानी चला गया कहां पे, पॉन्ड में। ठीक है, ये पानी कहां चला गया, पॉन्ड में चला गया। पॉन्ड में जो एल्गी है उसने इस डीडीटी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसको खा लिया स्मॉल फिश ने, फिर स्मॉल फिश को बिग फिश ने खाया, बिग फिश को बर्ड ने खा लिया। तो इस तरीके से ये जो डीडीटी है, ठीक है, ये स्मॉल फिश में आई, स्मॉल फिश से बिग फिश में आई और बिग फिश से ये बर्ड में आई। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। इस तरीके से जो
आगे जब ये चलेगा ना, ये जब इंक्रीज होता जाएगा, तो ये क्या होगा कि या तो डेथ हो जाएगी टॉप प्रेडेटर की, या रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब यहां तक समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बायोमैग्निफिकेशन मेनली अफेक्ट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक डीडीटी, मर्करी, हेवी मेटल्स। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ये किसको इफेक्ट करते हैं? जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, हेवी मेटल्स हो गए। टॉप प्रेडेटर सबसे ज्यादा रिस्क में रहते हैं, क्योंकि इनके पास प्रोड्यूसर से शुरू होता है एक्यूमुलेशन टॉक्सिन का और ऊपर तक आता है टॉप प्रेडेटर तक। ठीक है, ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है, अगर ह्यूमन ने उस फिश को या उस एनिमल को खा लिया तो। आई होप यहां तक क्लियर है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन लेयर आप देखो यहाँ पे इस इमेज को आप देखो, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद स्ट्रैटो, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर, राइट। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता है? आपका स्ट्रैटोस्फेयर आता है। तो जो ये स्ट्रैटोस्फियर है, दिस इज ओजोन लेयर। ये 15 to 35 किलोमीटर्स अबव अर्थ होता है और इसके अंदर आपके ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ओजोन मॉलिक्यूल्स का क्या काम होता है? ये मॉलिक्यूल सन का जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, यानी कि यूवी रेडिएशन है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये धरती पे नहीं आने देते। ठीक है, अब कहानी ये हो जाती है कि क्योंकि हम इतने अच्छे हैं कि हमने धीरे धीरे अपने इतने अच्छे अच्छे कारनामे किए कि हमारा जो ये ओजोन लेयर है, इसकी थिकनेस इतने से इतनी होनी, अगर इतनी हो गई या कम हो गई पहले से, तो क्या हो जाएगा? हमने कम कर दी है, अपने इतने बड़े बड़े कारनामे किए, उनसे हमने इस लेयर को कम कर दिया है, डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का। तो क्या होगा? जो हमें ये बचा रहा था ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें उतना नहीं बचा पाएगा। अब कहानी ये है कि भाई हमने ऐसे क्या कारनामे कर दिए, तो हमने सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज किए, सीएफसीज यूज किए। जैसे रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, करना ही करना है। एयर कंडीशन यूज किया, वो भी कर ही रहे हैं हम, भाई उसके बिना तो रह ही नहीं पा रहे, ना रेफ्रिजरेटर के बिना रह पा रहे हैं। एरोसॉल स्प्रेज यूज कर रहे हैं, फोम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ये सब जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं ना, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये सबसे ज्यादा मेन रीजन होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। ठीक है, अब कैसे होता है? सीएफसी रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, यूवी रेडिएशन क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेक डाउन करता है और रिलीज करता है क्लोरीन एटम को। क्लोरीन क्या करेगा? आपके ओजोन से रिएक्शन कर लेगा और ब्रेक कर देगा ओजोन को। जब ये ब्रेक कर देगा, सॉरी, ओजोन को, ओजोन से जब रिएक्शन करता है तो ब्रेकिंग इट इनटू ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। तो जब ये ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा तो भाई ओजोन लेयर का क्या हो जाएगा? डिप्लीशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ओजोन लेयर हमारी कम हो जाती है। कैसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाएंगे, यूवी रेडिएशन क्या करेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ब्रेक करेगा, रिलीज करेगा क्लोरीन एटम को। क्लोरीन जब हमारे इस ओजोन लेयर O3 से जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? इसे ऑक्सीजन में यानी O2 में इसे ब्रेक कर देगा। अब जब O3 O2 में ब्रेक हो गया तो मतलब O3 कम होना शुरू हो गया ना, तो ओजोन लेयर यहाँ पे कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, यहां तक। अब इतने बड़े कारनामे हमने कर दिए कि ओजोन लेयर हमने कम कर दी, डिप्लीशन शुरू हो गया। अब इसका हम पे इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि यूवी रेडिएशन धरती पे पहुंचेगी और बहुत ज्यादा, क्योंकि रोकने वाला अब कम है तो उतना रोक नहीं पाएगी। तो क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, आई कैटरैक्ट्स होना शुरू हो जाएगा, आईज की डिजीज है। वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, प्लांट्स को डैमेज होगा, ग्रोथ इंपैक्ट होगी, क्रॉप यील्ड इंपैक्ट होगी, एक्वेटिक लाइफ का तो बैंड बच जाएगा। यूवी रेडिएशन प्लैंक्टन्स को खत्म कर देंगे, इस तरीके से प्लैंक्टन खत्म होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा फूड चेन।
क्लाइमेट इम्पैक्ट हो जाएगा भाई। टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं गर्मियों में कितना बुरी तरह से बढ़ता जा रहा है, तो क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है। अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि भाई जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, इनका यूज कम कर दो। इनका यूज जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स यूज करें। जितना भी कूलिंग जितना हम अपने आप को ठंडा फील कराते हैं ना, चाहे एसी हो गया, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, इनमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है ना, ये हमारे ओजोन को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे चीजें यूज करी जाएं जो हमारा ओजोन फ्रेंडली हो। ठीक है, अब हम सपोर्ट करेंगे जितना भी हमारा इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होता है, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो हम उसको जब सपोर्ट करते हैं तो वो जरूरी है। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे या हम इस प्रोटोकॉल को अग्री करेंगे, तो हम अपने ओजोन लेयर को किसी न किसी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से, है कि नहीं? तो प्रिवेंशन यही कहता है कि भैया रिड्यूस कर दो CFCs, HCFCs, ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स यूज करो, सपोर्ट करो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, ओजोन की कहानी बस यहीं तक थी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट होता है हमारा गार्बेज मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गार्बेज मैनेजमेंट हमारे यहाँ क्या होता है, बाहर में तो फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, हमारे यहाँ कहीं पे भी उठाया कहीं पे भी फेंका। ठीक है, तो गार्बेज का तो बैंड बजा हुआ है और मैनेजमेंट की उससे भी ज्यादा बैंड बजी हुई है। तो गार्बेज मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कलेक्ट करता है गार्बेज को, ट्रीट करता है, डिस्पोज करता है उस वेस्ट को इस वे में जिससे कि वो इम्पैक्ट ना हो। जो इम्पैक्ट एक्चुअली में वो गार्बेज कर रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा एनवायरमेंट पे भी और ह्यूमन हेल्थ पे भी। अब वेस्टेज कितने तरीके के होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऐसे होते हैं कि जो भाई डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फूड स्क्रैप्स हो गए, गार्डन वेस्ट हो गया, ये सब डिकम्पोज हो जाएंगे, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ये मिट्टी में नहीं मिलते, ये डिकम्पोज नहीं होते वापस। जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, सालों साल पड़े रहेंगे, ये कभी डिकम्पोज नहीं होने वाले। हैजार्डस वेस्ट होते हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन और एनवायरनमेंट को, जैसे केमिकल्स हो गए, बैटरीज हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गए, ये तो खतरनाक वाले होते हैं। ठीक है, अब इनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ऐसे क्या मेथड यूज किए जाते हैं? तो 3 R's होते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जितना भी रिड्यूस की अगर हम बात करें तो जितना मिनिमाइज हम कर सकते हैं वेस्ट जनरेशन को, यानी कि जितना आप कहते हैं ना डिस्पोजेबल आइटम्स, आप जो फेंकने वाला आइटम है, अब तो लोग यही करते हैं ना कि डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करते हैं, तो उसका जो यूटिलाइजेशन उसे मिनिमम कर दो। ऐसी चीजें यूज करो जिससे डिस्पोज ना करके उसे क्लीन किया जा सके और वापस यूज किया जा सके, है ना? तो रीयूज होना भी बहुत जरूरी है, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सके। अब जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो प्लास्टिक प्लेट्स मिल जाती हैं, है ना, या ऐसी प्लेट्स होती हैं जो प्लास्टिक होती हैं, उसको अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उसे डिस्पोज कर दोगे, है ना, फेंक दोगे, उसे दोबारा तो यूज नहीं कर पाओगे। व्हाई डोंट यू गो फॉर स्टील प्लेट्स? स्टील प्लेट्स ले लो, वो भी तो अच्छा है, वो जितनी बार धुलो उतनी बार यूज होगा, है कि नहीं? तो उसका रीयूज होना बहुत जरूरी है। वेस्ट जनरेशन को कम कर दो, उसको रीयूज करने की कोशिश करो कि मल्टीपल टाइम्स वो रीयूज हो जाए, और अगर ऐसा कुछ है तो वो रिसाइकल हो जाए। ठीक है, तो कन्वर्ट वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सबको रिसाइकल करने की कोशिश करी जा सके, ऐसी चीजों को यूज किया जाए। देन कंपोस्टिंग, जो बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये कंपोस्ट बन जाते हैं या मैन्योर बन जाते हैं, तो ये सॉइल को तो हेल्प कर रहे हैं भाई, एनरिच कर रहे हैं। और जितना लैंडफिल वेस्ट है, जो जमीन में वेस्ट भरा जा रहा है, उसको कम कर देंगे।
लैंडफिल्स क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है, वहां पे जमीन के अंदर उसे भर दिया जाता है। और ये अभी आजकल तो क्या हो रहा है कि मॉडर्न लैंडफिल्स डिजाइन हो रहे हैं जैसे कि पोल्यूशन जो है वो कम हो, प्रिवेंट हो सके। ठीक है, ठीक है। एक होता है इंसिनरेशन, बर्निंग वेस्ट टू रिड्यूस वॉल्यूम एंड समटाइम जनरेट एनर्जी। वेस्ट को बर्न करके उस उसका वॉल्यूम है वो कम कर रहे हैं और उसी से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसको बहुत केयरफुली करना चाहिए क्योंकि ये एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो एयर पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए इसे बहुत केयरफुली करना चाहिए। सेग्रीगेशन एट सोर्स, तो सेपरेट कर लो वेस्ट को ना पहले ही कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइक्लेबल है, हैजार्डस कैटेगरीज है। कैटेगरीज को डिवाइड कर लो पहले, जिससे कि रिसाइकलिंग या डिस्पोजल बहुत ज्यादा इजी और एफिशिएंट हो जाए, सेफ हो जाए। भाई चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप चौथे की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेथड्स कैसे यूज करने चाहिए, कि रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। 3 आवर्स का यूज होता है। तो एक इंडिविजुअल का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हम कहीं पे भी खाए कहीं पे भी फेंक दिए। एक डस्टबिन लगा होता है, आप डस्टबिन में फेंकिए, अपने अपने गार्बेज को इकट्ठा करिए। ठीक है, सेग्रीगेट करिए वेस्ट को, कौन सा ड्राई है, कौन सा लिक्विड है ना, कौन सा रिसाइकल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हैजार्डस है, ठीक है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसे करके सेग्रीगेट करिए। देन जितना भी कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव्स होता है उनमें पार्टिसिपेट करिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करिए, सिंगल यूज प्लास्टिक्स मत यूज करिए। ठीक है, सो प्रॉपर गार्बेज मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट को, पोल्यूशन रिड्यूस करता है, कंजर्व करता है रिसोर्सेज को और प्रिवेंट करता है हेल्थ की प्रॉब्लम्स को। फाइनली, सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो जितना भी आपका एनवायरमेंट चैप्टर में था वो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कवर करने की, और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो मैंने कवर ना किया हो। सो यस, दैट्स ऑल। इस वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया है और आप इसे एक बारी में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये आप इजीली इस चैप्टर को याद कर सकते हैं। तो कि इतना टफ नहीं है ये चैप्टर, कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो यस, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।